हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चर मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट सेकंड का पार्ट सेकंड कराया था, ठीक है, जो 51 से 100 क्वेश्चन तक का था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पार्ट थर्ड जो 101 से 150 क्वेश्चन का है। ठीक है, इस हिसाब से आपका पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके दोनों पेपर के मैंने आपको सॉल्यूशंस करा दिए। 150 फर्स्ट पार्ट में कराए थे और 150 इसमें भी करवा दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ फिजिबल रीजन इन एलपीपी। आपको एलपीपी का फिजिबल रीजन का शेप बताना है। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आ रहा क्वेश्चन 102 है। ये कह रहा है इफ़ द प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम के ना मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो सी जे माइनस जेड जे विल हैव, तो सी जे माइनस जेड जे की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए जेड जे माइनस सी जे माइनस जेड जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर लीनियर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है बाउंडेड है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन। अगर इसका फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बोथ प्राइमल और ड्यूल दोनों के लिए करेगा। अगर एलपीपी का जो सॉल्यूशन बाउंडेड है ना, तो जो उसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो प्राइमल के लिए भी होगा और वो ड्यूल के लिए भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है, ये फंडामेंटल थ्योरम है एलपीपी की। ठीक है, चार वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एम की जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका जो सी एफ आएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x आएगा। ठीक है, अब जब हम इसका पी आई निकालेंगे तो पी आई के बारे में क्या जो रिजल्ट आएगा, देखो ए और बी और सी बी तो इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो आपका कॉस 2x और साइन 2x मारा है। ठीक है, और ये 1 अपॉन यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का कोई रिजल्ट नहीं होता, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स को हम फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले में तोड़ दिया, ये 1/2। ठीक है, यहाँ से 1/d² प्लस 4 बचेगा और ये माइनस का कॉस 2x/2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका d² प्लस 4। तो 1/2 को बाहर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका d² प्लस 4। ठीक है, d² प्लस 4 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं होती तो ई की पावर में ले लेते हैं। ठीक है, की पावर 0x ले लेते हैं, तो डी के बदले 0 रखेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर d² के बदले आप जैसे ही -4 डालेंगे ना, तो ये d² है। हाँ, समझ लेना, थोड़ा सा गंदा सा बन गया ये d² है। जैसे आप d² के बदले -4 डालेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो जब भी 0 आता है केस ऑफ फेलियर होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, एक्स लगा के नीचे वाली टर्म का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जैसे एक्स लगाएंगे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा, ये आपका 2d आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी, है ना, और प्लस 4 का 0 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ बताया, अगर नीचे डी है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो ये -x/4 हो जाएगा। यहाँ से cos 2x का जब इंटीग्रेशन करने बैठेंगे हम तो sin 2x बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 माइनस का x/8 sin 2x। तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आ जाएगा। ठीक है, तो सी एफ आपका C1 cos 2 प्लस sin 2 C2 sin 2x है, और पी आई जो है 1/8 प्लस x sin 2x/8 है। ठीक है, तो ये प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो रखी होगी क्योंकि d² के बदले हमने -4 रखा तो 0 हो गया। ठीक है, तो कॉस का तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन 2x होगा। ठीक है, ये माइनस होगा, गलत दे रखा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा 104। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये एक बार फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो d² - 4d प्लस 3y दे रखा इक्वल टू द पावर 2 sin x sin 3x दे रखा। ठीक है, तो पहले सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ डी के बदले m लिख देंगे -4m प्लस 3, तो इसके फैक्टर करेंगे तो m-1 और ये m-3 बचेगा। तो इसकी जो m की जो वैल्यू आएगी 1 और 3 आई। ठीक है, अगर 1 और 3 आई तो जो उसका सी एफ बनेगा वो बनेगा e⁻x C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x। ठीक है, और पी आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/d² माइनस का 4d प्लस का 3, यहाँ पर आएगा e⁻2x और साइन 3x। तो इसमें ए का केस बन जाएगा, ये और जब कोई फंक्शन उसके साथ होता है ये अपनी पावर ऐड करके ना साइड निकल जाता है। तो e⁻2x और डी के बदले आप d प्लस 2 का स्क्वायर डालेंगे -4, डी के बदले आप d प्लस 2 डालेंगे और प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन 3x चलता रहेगा। ठीक है, तो इस पर नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या होगा d² प्लस 4 प्लस 4d
ये -4D और ये -8 और ये प्लस का 3, ये साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4D से 4D कैंसिल होगा। ठीक है, ये 4 + 3 7 बचेगा, साइन 3x 7 में से 8 जाएगा आपका, -1 बचेगा। कुल मिला के जो रिजल्ट बचेगा आपका D² - 1 बचेगा। ठीक है, अब इस पर साइन का केस लगा देंगे, तो जो भी साइन का एंगल होता है वो D² के बदले आता है ना, D² के बदले हमने -a² रख दिया, तो e⁻2x हो जाएगा साइन 3x। D² के बदले -3 का स्क्वायर मतलब -9 और -9 और -1 -10 हो जाएगा, तो e⁻2x बाय 10 और इसे साइन 3x आपका बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चेक कर लेंगे क्योंकि CF तो हर केस में सेम ही है। ठीक है, ये सब चारों ऑप्शन का CF सेम है, तो PI देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर ए का ही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 106 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, और ऐसे क्वेश्चन ना प्रवक्ता के बहुत एग्जामों में मैंने देखे हैं। ठीक है, ये कह रहा है अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो अल्फा का जो मॉडुलस 1 दे रहा है, फिर आपको इस रिजल्ट का मॉडुलस 1 दे रहा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा का मॉडुलस 1 है, तो अल्फा को ना मैंने जानबूझ के आइटा मान लिया। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मॉडुलस 1 है, और बीटा भी एक डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, तो चलो मैंने बीटा को माइनस आइटा ले लिया। ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिट ट्राई लगा रहा हूँ अपने मेथड। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, आइटा है, आइटा ये माइनस माइनस प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, देखो मॉडुलस को आप अलग अलग भी बांट सकते हो, तो मैंने पहले ही बांट दिया। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा और बीट आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा है, तो ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा आइटा, और इंटू आइटा कॉन्जुगेट की वैल्यू फिर से यहाँ से माइनस आइटा हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझेंगे, पहले मैंने माइनस आइटा को ना पहले पॉजिटिव कर दिया था, फिर दोबारा से आइटा का कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आइटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऊपर जो रिजल्ट बचेगा, इसका जो मॉडुलस रखोगे तो ये ऊपर बचेगा √2, और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 1 + आइटा। ठीक है, तो 1 + आइटा है, दोबारा इसका जो कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं मॉडुलस आएगा, वो कितना आएगा √2 आएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर जाएगा 1। इसको आप इसी अप्रोच से करेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा पेपर में। ठीक है, वरना आप बहुत लंबा अप्रोच जो आपका करते हैं, जो इसमें 11th के बच्चे करते हैं, है ना, 11th का ही क्वेश्चन है NCERT की मिसलेनियस का, तो उस मेथड से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो आपको यहीं से बात पकड़नी है कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और अल्फा का मॉडुलस 1 है, तो अल्फा को जानबूझ के ऐसा नंबर ले लो इसका मॉडुलस 1 है। मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बीटा को -1 ले लिया। कोई बच्चा अगर बीटा को 0 ले लेता तो भी बात सही है। ठीक है, और टाइम बच जाता है। ठीक है, तब भी रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 107 है। ठीक है, आइटा की पावर 1000, 1001, 1002 और 1003 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि आइटा की जो कंसेक्यूटिव पावर का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। न्यूटन रैप्सन का वो सवाल है, न्यूटन न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ए और A+H जो है कंसेक्यूटिव जीरोज़ हैं आपके f(x) के। ठीक है, ए और A+ कंसेक्यूटिव जीरो है उसके, और न्यूटन रैप्सन मेथड के, तो आपको h निकालना है। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x+1 = अप्रॉक्सीमेट रूट है, सॉरी जीरो नहीं है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव रूट, और ये xn माइनस f(x)n/f'(x)n, तो आपको रिजल्ट पूछ रहा था क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो xn+1, ठीक है, ये इसको A+H मान लेंगे, कंसेक्यूटिव है क्योंकि, और xn की वैल्यू a हो जाएगी, तो यहाँ से आपको h की वैल्यू पूछ रखी है -f(x)n/f'(x)n। सिंपल सवाल है ये। ठीक है, जो कि PSC ASO के पेपर में आया था ये सवाल। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा, तो h की जो वैल्यू आएगी माइनस का f(x)n/f'(x)n बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, f' मतलब x के बदले a डाला हुआ उसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर FA/-f', तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है 109, NR न्यूटन रैप्सन मेथड से है। ठीक है, NR न्यूटन रैप्सन मेथड को आप तैयार रखना है, इससे सवाल पक्का बनेगा। ठीक है, ये कह रहा था न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स कब होता है, जब वो स्टेशनरी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर स्टेशनरी मतलब जब आपका f' 0 हो जाएगा तो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो उस पर ये फेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 110 वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की जो स्ट्रेटिव स्कीम होती है न्यूटन रैप्सन मेथड में, यहाँ पर टू है तो 1/2 पावर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर xn+n आता है यहाँ पर। ठीक है, रूट निकालने का, अगर ये √5 होता तो क्या आता है 1/2 xn+5/xn। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये 1 + x² / dx + 2xy - 4x² = 0 की वैल्यू दे रहा है, जबकि y 0 पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ठीक है, देखो y 0 में वैल्यू जो 0 के बराबर है ना, ठीक है, तो पहले हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस को लगाए थे, इनिशियल कंडीशन को लगाए थे, तो 0 पे 0 पहला वाला तो नहीं दे रहा, इस पर 0 पे 0 डालेंगे तो 1 आ रहा, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, ये भी गलत हो जाएगा।
ये वाला ऑप्शन भी 0/0 नहीं था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है सवाल को, ठीक है। वैसे अगर सॉल्व करने पाए जाएंगे तो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q वाली फॉर्म में बनाकर फिर इंटीग्रल फैक्टर निकाल के फिर बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। लेकिन कभी कभी ना यहाँ से भी बात बन जाती है हमारे, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम बच गया। और ये सवाल अगर आपको बताऊँ ना, ये KVS PGT में आ रखा है इस बार 2026 के पेपर में, ठीक है। तो बस जस्ट कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। ये कह रहा है कि डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स अकर्स व्हेन। सिंप्लेक्स मेथड में डीजेनरेसी कब अकर होती है, जब आप बेसिक वेरिएबल इज जीरो, कोई बेसिक वेरिएबल अगर जीरो हो जाता है तो डीजेनरेसी अगर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है। एक्स वाई जेड, और आपको 3 नंबर दे रखे हैं, मतलब वैल्यूज़ दे रखी है आपको। फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है और किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स, हमने इस पर हिट एंड ट्राई लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने ए को ना एक कोई भी नंबर मान लिया, माना -1 माना, बी को मैंने 0 मान लिया, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस का ओमेगा आ जाएगी। और जेड की जो वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में से रख देते हैं, तो ये -1 का क्यूब माइनस ओमेगा का क्यूब और माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा ये -1 और -1 मतलब -3 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू थी 1 होगी, ठीक है। अब ए और बी को पुट करके -1 जो -3 जो रिजल्ट होगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन तो -1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखो एक्स के -1 डालेंगे तो 3 -1, हाँ ये -3 आ जाएगा ना, बी 0 है और ये +3 आएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर कंसिडर द मैक्सिमम प्रॉब्लम, आपको मैक्सिमम जेड की वैल्यू दे रखी है p = x1 + x2। अब देखो इसमें इसने 3 वेरिएबल की बात कर रखी है, 3 कंस्टेंट आपको दे रखे, तो उसमें हम सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड इस पर लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उस पर 2 फेज मेथड भी लगेगा, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो x2 + x3 की जो वैल्यू है वो <0 के बराबर दे रखी है हमें, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसने इनइक्वलिटी दे रखी है कि x2 भी >0 और x3 भी >0। इसका मतलब x2 + x3 की जो वैल्यू >=0 है, ठीक है। तो अगर x2 + x3 की वैल्यू <0, x2 + x3 की वैल्यू >0, और ये भी बात है कि x2 और x3 जो है 0 से बड़ा, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो सीधा सीधा हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x2 भी 0 होगा और x3 भी 0 होगा। जिसका दिमाग इतने में चल गया ना, तो इस पर कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचा देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x2 भी 0 आया, x3 भी 0 आया, तो जो आपका फर्स्ट कंस्टेंट से वैल्यू आएगी ना, x2 के बदले 0 रखो, x3 के बदले 0 डालो, तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो <5 आएगी। मतलब यहाँ से आपका जो p, जो आपका z मैक्सिमम, जेड मैक्स समझ लो या पी समझ लो, जिसको आपको मैक्सिमम दिखाना है, उसकी वैल्यू तो सिर्फ x1 है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 5 या 5 से छोटी आ सकती है, क्योंकि x2 तो मैंने साबित कर दिया कि वो 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, x1 5 होगा। अब देखो यहाँ से सेकंड वाले से रिजल्ट से x1 x3 के वाले 0 रखेंगे तो 2x1 > 1, तो x1 जो है 1/2 से बड़ा होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो फंक्शन है ना z, जो p है, इसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी और 5 से छोटी होगी। देखो क्या मस्त सवाल बन गया इसके बाद, ठीक है। टाइम बच गया हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4। बिल्कुल गलत बात है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2, मैक्सिमम वैल्यू तो 5 आ रही है, ठीक है, जो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, 6 गलत हो जाएगा। फिर बी को चेक करते हैं। बी कह रहे हैं ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल पॉइंट इज 4 1, अगर एक्स के बदले 4 डालोगे, वाई के बदले 1 डालोगे, तो आंसर आपका 5 आ जाएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अभी अभी साबित कर दिया कि x2 क्या होगा, 0 होगा, और इसने x2 को 1 दे रखा, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। फिर डी कह रहा है 1/2, 0 इज द कॉर्नर पॉइंट, तो 1/2 जो है इसका पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये मिनिमम अटेंड कर रहा है। तो 1/2 0 0 जो इसका कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा सारे कंस्ट्रेंट को, ठीक है, बिल्कुल कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर होगा। तो ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स अगर थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे ना सवाल में, तो आपका टाइम बच जाएगा और सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड आपका इस तरह से आएगा ना, और अपने एक सवाल नहीं बन पा रहा, तो उसे ट्राई मत करना सिंप्लेक्स मेथड करने में, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, आपका टाइम खर्चेगा फालतू का। कभी कभी कुछ क्वेश्चन छोड़ देने भी चाहिए, तो वो इनमें से होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, आपको इसकी सम की वैल्यू निकालनी है। समेशन आपको n की वैल्यू 2 से लेकर 11 दे रखी है, आईटा की पावर n प्लस आईटा की पावर n प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनडीए के पेपर से लिया है सवाल, ठीक है। आईटा की पावर n मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, n = 2, ठीक है, से लेकर 11, ठीक है। आपका बचेगा 1 प्लस आईटा, है ना।
आइटा की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आइटा तो कांस्टेंट है, इसको सम से कोई मतलब नहीं है। अभी समेसन n की वैल्यू 2 है, 2 से लेकर 11 है, ठीक है। तो 2 से 11 है ना, तो इसका जो सम खुलेगा 2 प्लस, मैं पावर बता रहा हूँ 3 प्लस 4 प्लस, इन 4 पावर का सम तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा जीरो होता है। फिर आगे बढ़ता हूँ, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा 2 से लेकर 5 और 6 6 7 8 भी जीरो होगा। तो अब आपका बचेगा क्या, आइटा की पावर 9 बचेगा, आइटा की पावर 10 बचेगा और आइटा की पावर 11 बचेगा, ठीक है। तो आइटा की पावर 10 बचेगा, 11 बचेगा और वो बचेगा 2 3 4 5 का सम जीरो होगा। सॉरी यहाँ से मैंने गलती कर दी ना, ये 6 7 8 9 बचेगा, 6 7 8 और 9 पावर का सम भी जीरो हो जाएगा, कंसेक्यूटिव पावर का सम जीरो होता है। तो कुल मिला के यहाँ से बचेगा 1 प्लस आइटा, ठीक है, आइटा की पावर 10 प्लस आइटा की पावर 11, ठीक है। अब आइटा की पावर 10 मतलब आइटा की पावर 4 इंटू 2 आइटा 8 इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा 8 1 हो जाएगा तो आइटा स्क्वायर बचेगा, आइटा स्क्वायर के लिए -1 होती है। और सिमिलरली आइटा की पावर 11 की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस आइटा के बराबर हो जाएगी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 से -1 कट जाएगा, 2 आइटा, तो कुल मिला के -2 आइटा बच जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 116 की तरफ, ठीक है। एक और बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल है, कह रहा है द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग आर्गूमेंट ऑफ z -1 अपॉन z/3 इक्वल्स टू π/3। इसको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। अगर आर्गूमेंट जब z -1 अपॉन z+3 की जो वैल्यू होती है कोई भी नंबर हो अदर देन अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू पाई, देखो अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू पाई में ना ये जो लोकस बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है। अदरवाइज जो है ये हमेशा कोई, इसके अलावा कोई सा भी नंबर होना ये सर्कल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 116 का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ अ पीरियोडिक सॉल्यूशन, इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का पीरियोडिक सॉल्यूशन है। तो पीरियोडिक मतलब जो सॉल्यूशन जो है साइन कॉस में आ जाए, ठीक है। तो देखो ये तो e की पावर x में जाएगा, ठीक है, इनका मैं कुछ कह नहीं सकता, बस साइन कॉस में देखो पहला वाला बन जाएगा। अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो म्यू इक्वल टू 0 होगा, एम स्क्वायर की जो वैल्यू होगी म्यू आइटा होगी, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c1 कॉस म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स। तो साइन और कॉस आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 118 है, ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिस ऑफ द 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन से हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, जबकि 7 विच इन सेम स्ट्रेट लाइन, तो 7 जो है स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या टोटल कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, 12 से 3 इसमें से, क्योंकि 7 जो है वो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है तो इनको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो नॉन ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो 12c3 में से 7c3 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12c की जो वैल्यू होती है 12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो सॉरी 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं है। -7c3 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नीचे ये कट जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 बच जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, 11 2 जा 120 220 बच जाएगा, रिजल्ट -35, ठीक है। से माइनस करेंगे तो 185 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इन फेज 1 ऑफ टू फेज मेथड में एन आर्टिफिशियल वेरिएबल टर्न आउट टू बी एट पॉजिटिव लेवल, मतलब कह रहा है आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव हो गया इन ऑप्टिमल टेबल ऑफ फेज 1, देन एलपीपी हैज़, तो एलपीपी का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अगर फेज़ 1 पे किसी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो वेरिएबल को जो टर्म्स होती है जो जज मैंने जिक्र किया था अगर वो पॉजिटिव रह गई ना, अगर ये पॉजिटिव रह गई तो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा क्या बनता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर से ही ले रखा है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, ये कह रहा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़ आर 5 and 2। देखो मीन और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5 and 2, ठीक है। इफ़ द 5 इज एडेड इज ईच वैल्यू, अगर 5 हर एक एडेड में वैल्यू में ऐड किया जाएगा तो मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो जो न्यू मीन आएगा वो 10 आएगा। लेकिन खास बात यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हम, ठीक है, ओरिजिन पे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले मल्टीप्लिकेशन पड़ता है लेकिन एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कह रहा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ न्यू सेट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100 होता है। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ रखी है
एक्स जो है 10 है इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है। सिंपल सवाल है, 1/d² -4d प्लस 4 ये एक्स e⁻²x। मैंने आपको केस बताया था कि ये जो है अपनी पावर ऐड करके साइड निकल लेता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, से ये d-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, e⁻²x देखकर मैंने ये चीज़ करी, तो ये अपनी पावर ऐड करके साइड निकल जाएगा, तो e⁻²x यहाँ बचेगा 1 + d + 2 - d का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1/d²। नीचे अगर d होता तो उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इस बार d² तो 2 बार इंटीग्रेशन, तो एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे तो x²/2, दूसरी बार करेंगे तो x³/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर x³/6, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा 122। ये कह रहा था क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये दो प्लेन एक इंटरसेक्शन कर रहे हैं और ये पॉइंट को पास हो रही 3 to 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इंटरसेक्टिंग प्लेन है इन 3 to 1 वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम इसमें हिट एंड टर्न लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने एक्स के बदले 3 रखा, तो पहले ऑप्शन में 10 × 3 30 -4 + 2 बचेगा, तो ये सॉल्व होके कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऑप्शन सेकेंड कर रहा है, सेकेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये +2 है, तो 30 + 4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा 10 × 3 30 + 4 और -4। ये 28 के बराबर तो नहीं आ रहा है, 30 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो -2 होगा। ठीक है, तो ये 32 आएगा। ठीक है, 28 के बराबर नहीं है, तो अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो 10 × 3 = 30 -2 × 2 = 4 और -2। ठीक है, तो ये 30 में से 6 जाएगा 24, तो ये सेटिस्फाई हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर इंटरसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या, पहले प्लेन को आप ऐसे ही रखोगे और दूसरे प्लेन में क्या ऐड कर दोगे, लैम्डा ऐड कर दोगे, है ना। लैम्डा लगाते हैं, 4x - 5y -4 दैट इक्वल्स टू 1 + 9 + लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड ये प्लेन जो है जिस पॉइंट से पास हो रहा है 3 to 1, जहाँ पे x के बदले 3 y के बदले 2 और z के बदले 1 रख के लैम्डा निकाल देंगे, और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही यहाँ आ जाएगी उसको आप यहाँ रख देना, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया करो कि ऑप्शन क्या है, तो मैं देखना चाहूँगा कौन कौन इसका आंसर जाएगा डालेगा कि 122 का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आंसर नहीं डालेंगे तो फिर मैं भी थोड़ा सा वीडियो सोच रहा हूँ कि नहीं डालूँ। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं भी सोचूंगा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो इसके बाद मैं भी वीडियो नहीं डालूँगा अगर मुझे ऐसे कमेंट नहीं मिले आंसर में ना। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मेरा लास्ट वीडियो हो प्रवक्ता का। ठीक है, अगर आपका कमेंट नहीं आया इस क्वेश्चंस पे, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं पिछले 6 वीडियो से क्वेश्चन डाल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर डालने के लिए, कम से कम 1 या 2 सवाल मैं आपको देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं देता हूँ 50 में से, और आप उसको भी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ अगर कोई मेरी गलती होती तो गलती ज़रूर बता देते तो आप लोग कि भाई सर यहाँ पर गलत हो गया, कि ये ऐसे गलत हो गया, आपने यहाँ पर ही मिस्टेक कर दिया, तो ठीक है, वैसे तो गलती बतानी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी भी आपने, मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट पे कभी भी आंसर नहीं डाला है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट में अगर आपने आंसर नहीं डाला तो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। ठीक है काम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। क्या व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, -2 6 -6 3 -3 10 -9 -5 0 -6। ठीक है, तो इस पर आप हिट एंड ट्राई लगा लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर इसको आप आराम से कर लेना। ठीक है, खुद से ही कर लेना, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 124 ही कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल। सिस्टम ऑफ सर्कल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, टचिंग द वाई एक्सेस एट ओरिजिन। वाई एक्सेस को ना ओरिजिन में टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर वाई एक्सेस को ओरिजिन में टच करे तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - a² + y² = a²। ठीक है, इस तरह से सर्कल बन जाएगा आपके। ठीक है, इस तरह से सर्कल की फैमिली बनेगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² + a² - 2ax + y² = a²। यहाँ से a² से a² कट जाएगा, तो x²
ठीक है। यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम 2ax करते हैं, क्योंकि मुझे पैरामीटर हटाना होता है। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई का dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, a को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 2y, देखो पहले तो 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, तो अब सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पर एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, ऐसे ऐसे ना करते हुए ऐसे बचते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन काम है इसको हटाना, और एक ही कांस्टेंट है तो सिर्फ एक ही बार हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं एक ही। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए के बदले मैं पुट कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई dy/dx इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy/dx। ठीक है, तो बस अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x dy/dx। ठीक है, फैमिली वाला फैमिली ऑफ 2x y होगा। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आता है ना, इससे सवाल बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से 2xy dy/dx, इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0 के बराबर जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऐसा जो ऑप्शन होगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशंस का कॉमन रूट्स आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका कॉमन रूट्स। ठीक है, z की पावर 2017 प्लस 2018 प्लस 1 है, आपको इसका कॉमन रूट्स देना है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, z की वैल्यू -1, देखो z की वैल्यू -1, देखो इसका भले ही रूट हो जाए, लेकिन z की पावर 2017 2018 प्लस 1 का कभी भी रूट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है, इसे जीरो नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो इसका बिल्कुल सही गलत आंसर है। और मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 डाल के जो रिजल्ट है ये कभी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो कॉमन रूट से दोनों का रूट्स होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर जो मैंने सारे ही डिस्कार्ड कर दिए, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। आप चेक कर लेना, यहाँ डाल के चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर जाएगा, तो टाइम बचाना है पेपर में, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है व्हेन द न्यूटन रैप्सन मेथड इज अप्लाइड, न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करना है, सॉल्यूशन ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट इटरेशन विद इनिशियल गेस। अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में करा रखा है। इनिशियल आपको गैस दे रखा है। ठीक है, तो xn+1 की जो वैल्यू होती है वो xn माइनस fxn अपॉन f'(x(n) होता है। ठीक है, अब आपको इनिशियल गैस आपको 1.2 दे रखा है। ठीक है, सवाल मैं कराऊंगा नहीं, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप सॉल्यूशन की आदत मत डालो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश डालो, तभी आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो एक्शन खुद से ट्राई करने हैं सवाल। ठीक है, तो थोड़े से टफ होंगे तो मैं करा दूँगा, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल गैस मतलब x0 आपको 1.2 दे रखा है, आपको फर्स्ट इटरेशन के बाद आंसर निकालना है। तो कुछ नहीं है, आप उस पर f(x(n) मतलब f 1.2 निकालोगे, f'(x) पहले आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, 3x² प्लस 2 होगा, और x के बदले आप 1.2 डाल देंगे, तो 1.2 डाल देंगे, रिजल्ट डाल के आप यहाँ डाल देना, आंसर आ जाएगा। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, 126 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 127 वाला। ठीक है, ये कह रहा है z-5 अपॉन z+i5 की वैल्यू 1 के बराबर। तो एक रिजल्ट याद रखना कि z-z1 और अपॉन z-z2 की वैल्यू अगर 1 होती है ना, तो जो जो लोकस बनती है वो हमेशा सर्कल बनती है, और अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई सा भी नंबर होगा तो ये लोकस हमेशा सर्कल बनेगी। ठीक है, बनेगी तो क्या कौन सी बनेगी, 1 होगा तो हमेशा जो लोकस बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में भी एक खास बात होती है, अगर ये z माइनस यहाँ पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस b1 है ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि आइटा वाली फॉर्म में हो जाए z-5 आइटा और अपॉन z+5 आइटा होना, तो ये ना रियल एक्सेस बनती है। क्या बनती है, रियल एक्सेस। ठीक है, कहने का मतलब है रियल एक्सेस के पॉइंट बनेंगे, ऐसे करके आपका 5 आइटा और -5 आइटा आपको ये मिड पॉइंट जा बनता है। ठीक है, हमेशा 0 0 वाले बना बनेगा, जो भी लाइन बनेगी ना ये 5 आइटा और -5 आइटा को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करती है। रिजल्ट आपको याद रहे ना रहे, बस आप इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पर आइटा वाली टर्म लग गई ना, तो आंसर क्या बनेगा, रियल एक्सेस बनेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर आइटा नहीं होता, सिर्फ रियल पार्ट होता है ऐसे करके, ठीक है,
या 2 as 3 स्टेप इस तरह का होता। अगर ये सिर्फ रियल पार्ट होता तो फिर ये वाई एक्सेस मतलब वाई एक्सेस बनती इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। तो इस डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखोगे तो हेल्प कर जाएगा एग्जाम पे। और ऑल्दो अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है, मैं आपको ट्रेडिशनल मैथ का मेथड भी बता देता हूँ कि Z-5 आइटा ज़बरदस्ती, जरूरी नहीं कि आपको इतने रिजल्ट याद रहे, ठीक है, और करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल मैथ सबसे बेस्ट होती है कि आप इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका मॉडल्स निकालो, सॉल्व करो, तो आपका रियल एक्सेस आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब y=0 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा मीन इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज ओरिजिन। बिल्कुल गलत बात है। मीन जो है स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी चेंज होता है, और ओरिजिन में मतलब एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी चेंज होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर बात करेंगे सेकंड की, कह रहा वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी टर्म्स को हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेरिएंस होगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, बट नॉट इन ओरिजिन। ओरिजिन से तो भले ही चेंज नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट में चेंज हो जाता है, मतलब स्केल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। स्टैट्स कर लेना इजी होती है। 129 है, F0 आपको दे रखा है, F1 आपको दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है, आपको डेल क्यूब F4 जीरो निकालना है। सवाल भी मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसे x बोलेंगे। फिर यहाँ पर आपका fx आएगा, फिर डेल fx, आप डिफरेंस टेबल बनाना, फिर डेल स्क्वायर fx आएगा, फिर डेल क्यूब fx आएगा, और फिर डेल क्यूब F0 की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। सिंपल सवाल है, ठीक है। तो 129 आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, in solving the system of non-homogeneous equation ax equals to b, तेरा गॉस एलिमिनेशन मेथड ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को जो रिड्यूस करते हैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मॉड जेड की। मैक्सिमम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, z-4/z=2 है, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, z एलसीएम हो जाएगा, z² -4z=2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल होता है सवाल, और मैंने बहुत एग्जाम में देखा है सवाल। ये z नहीं होगा, z² -2z-4 = 0 हो जाएगा। तो जो z की जो वैल्यू आएगी इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा दो, 2 + b का स्क्वायर मतलब 4, फिर 4ac, तो 4ac तो प्लस का 16/2 हो जाएगा। तो z=2 प्लस माइनस, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम हो जाती है, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो z=1 ± √5 हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जाएगी प्लस वाली ले लेंगे, तो 1 + √5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले भी करवाया था शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, ठीक है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे इसका, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल सवाल है। आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 दे रखी, आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ठीक है। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप क्या करेंगे, पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। यही तो होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपको पी बी निकालना है, तो पी बी आप इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, पी ए यूनियन बी के फॉर्मूले से, ठीक है। पी ए यूनियन बी = पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे, ठीक है। तो खुद से करने की कोशिश करना, सिंपल सवाल है ना। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 133 है। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। y0 पे 0 दे रखा और dy/dt की जो वैल्यू है 0 पे 3 दे रखी, 3e⁻t sin t है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ सवाल कैसे करना है। m² + 2m + 5 = 0 बनेगा, यहाँ से एक CF आएगा, फिर PI निकालने के लिए सॉल्व करना, और उसके बाद इसका आंसर आप सिंपल ही कर लोगे, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसका भी आंसर देना, ठीक है। तो देखो, एक तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, बी और डी हो सकता है, ए और सी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर e⁻t है, तो ऑप्शन में e⁻t नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी होगा आप खुद से करके सॉल्व करके से देना। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट मार देना कि सर 133 वाला दोबारा से कराओ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है कि आप खुद से कर नहीं सकते इस सवाल को, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है ये जो है रियल है, प्योरली रियल है नंबर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कब जब होगी, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऐसा आपका फंक्शन हो कि x + i और x - i, ठीक है। जो अगर ये प्योरली रियल हो ना, मतलब इसे ऐसे ना लेके a + i और ऐसे लिख लो,
सी माइनस आईटा डी। ठीक है, अगर ये प्योरली रियल हो ना तो इसका जो रिजल्ट आता है ना ए डी माइनस बी सी की वैल्यू आप जीरो ले लेना। क्या लेना, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होगा, ये प्योरली रियल होगा। मतलब जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, वही चीज़ समझ लो। तो इस पर टाइम बच जाएगा, ज़्यादा देने कि हमसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो 3 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से कराएंगे तो 6 साइन थीटा हो जाएगा माइनस का, और ये क्या बचेगा माइनस का 2 साइन थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से -8 साइन थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, थीटा इक्वल टू एन पाई में। तो इस ट्रिक का यूज़ से आप टाइम बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लेकिन इस पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्म इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आईटा बी और सी माइनस आईटा डी की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। ये कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 द नंबर ऑफ द सम ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स का जो सम होता है, देखो सर टोटल पावर का जो सम होता है 2 की पावर n होता है। अगर ऑड पावर का सम पूछेगा, इवन पावर का सम पूछेगा तो 2 की पावर n-1 होता है। तो 2 की पावर 50-1 जो आएगा 2 की पावर 49 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। इसकी जो आपको वैल्यू निकालनी है -1 की पावर -2 आइटा पाई। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर आइटा पाई, क्योंकि कॉस पाई की जो वैल्यू होती है -1 होती है और जीरो हो जाता है। ठीक है, -2 आइटा पाई। अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई से पाई कट जाएगा, या आपको ई की पावर -2 आइटा स्क्वायर बचेगा, और ई टू दी पावर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा ए की पावर 2 के बराबर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। ये कह रहा है ड्यूल निकालना है एलपीपी का। ठीक है, सिंपल है, अगर मिनिमम होगा तो मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ए एक्स ग्रेटर देन बी है तो लेस देन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए और बी, नहीं ए गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड तो होता नहीं। ठीक है, तो सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 138 कह रहा है इन यूजिंग द न्यूटन रेप्सन मेथड का यूज़ करके फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन और ओरिजिनल कर्व की रिप्लेस बाय टेंजेंट टू द कर्व। जो ओरिजिनल कर्व को रिप्लेस करते हैं हम उसके टेंजेंट से रिप्लेस करते हैं। तो 138 का आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा रखा है, एन एल पी पी विद एम रिस्ट्रिक्शन एंड एन वेरिएबल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक वेरिफिकेबल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, एन सी एम आ जाएगा। तो नंबर 141 है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। ए की पावर एक्स प्लस 1/x की पावर एन, फिफ्थ टर्म तो ऑफ आपको फिफ्थ टर्म T5 की जो वैल्यू है ना वो आपको 35/8 की बराबर दे रहा है कि आपको ए और एन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फिफ्थ टर्म है, मतलब आर की वैल्यू 4 होगी तो T4 + 1 हो जाएगा, मतलब कि ये आएगा आपका NC4। ठीक है, ए एक्स की पावर n-4 और 1/x की पावर 4। ठीक है, तो इक्वल्स टू 35/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से NC4 हो जाएगा, ए एक्स की पावर ये ए की पावर n-4 और x की पावर हम लिख सकते हैं n-8 इक्वल टू 35/8। क्योंकि देखो x की पावर फिफ्थ टर्म जो है आपको 35/8 दे रहा है कि इसका मतलब इंडिपेंडेंट टू किससे होगी, x से होगी। मतलब इंडिपेंडेंट टू x कब हो सकती है, जब n-8 की वैल्यू जीरो होगी, तो n की जो वैल्यू होगी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी। क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x करना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ टर्म के लिए 35/8 उसने दे रखी है, तो इक्वल टू 8 तो सारे ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इससे हमारी ज़्यादा बात बनी नहीं। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 8 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, 8C4 हो जाएगा, ये ए की पावर 4 बचेगा इज इक्वल्स टू 35/8। अब हम 8C4 की वैल्यू निकालते, तो 8C4 की वैल्यू क्या होगी, 8 × 7 × 6 × 5/4 × 3 × 2 × 1। एक तो कट जाएगा ना 4 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, ए की पावर 5 इक्वल्स टू 35/8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 × 6 से 3 × 6 कट जाएगा, 4 × 8 से 4 × 8 कट जाएगा, तो और यहाँ 7 से 7 से 35 भी कट जाएगा। तो A4 की जो वैल्यू आएगी 1/16 आएगी। तो A4 की वैल्यू 1/16 है, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ना +-1/2 दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा ऐसा आंसर, तो +-1/2 आंसर आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में कोई बच्चा इसकी 1/2 वैल्यू ना डाल दे। ठीक है, बहुत होशियारी से बनाया सवाल क्वेश्चन ने कि माइनस वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर नहीं है। ठीक है, KVS PGT 2026 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 142, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn के लिए 1 दे रखी है, फिर मॉड Z1 ये कंप्लीट जो मॉड है वो किसके बराबर है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मॉड Z1 या Zi की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, तो इससे एक बात निकलती है कि Zi कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम साफ बोल सकते हैं कि जो Zi का जो कॉन्जुगेट है इसकी जो वैल्यू है 1/z के बराबर होगी। ठीक है, फिर आपको एक रिज़ल्ट पता है कि पहले मॉडुलस करो, ठीक है, ऐसे करके, और
उसके बाद ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है मॉडुलस करो या फिर कॉन्जुगेट करके मॉडुलस करो, तो दोनों केस में जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब जेड कॉन्जुगेट और जेड का जो मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। अब इसके कॉन्जुगेट की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, कॉन्जुगेट ना बढ़ जाता है, जेड वन कॉन्जुगेट, जेड टू कॉन्जुगेट, जेड थ्री कॉन्जुगेट, डॉट 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 जेड एन कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। तो जेड वन कॉन्जुगेट के जेड आई कॉन्जुगेट के लिए मैंने वन अपॉन जेड निकाल रखी है ना, तो वन अपॉन जेड आई, ठीक है। तो जेड वन की वैल्यू वन अपॉन जेड वन हो जाएगी, जेड वन कॉन्जुगेट की यहाँ पर वन अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट जाएगी, जेड टू जाएगी वन अपॉन जेड थ्री, डॉट 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 वन अपॉन जेड एन, ठीक है। रिजल्ट तभी होगा क्योंकि जब सबका जो मॉडुलस है वन, इसीलिए ये रिजल्ट लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन जो है 10 स्क्वायर दे रखा है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करें 5 से तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो 100 दे रखा है 10 का स्क्वायर, तो अगर हर ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू वेरिएंस होगा उसको भी 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। आपको इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 2x। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाता है, ई की पावर पी डी एक्स, इसका इंटीग्रल करेंगे 3x, इसका करेंगे log x, ठीक है। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर log x, ई की पावर log x से खा जाएगा तो x ई की पावर 3x बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145, ये आपको इसके एक्सट्रीम पॉइंट पूछ रहा है इनइक्वलिटी के। तो मॉड एक्स इज़ लेस देन 5 है तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, और मॉड वाई इज़ लेस देन 5 है तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे 5,5, ये क्या बनेगा 5,-5, ये -5,-5, और ये बचेगा आपका -5,5। तो ऐसा ऑप्शन पहला ही है जो सारे पॉइंट को कंटेन करता है। तो 145 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। ये कॉची प्रॉब्लम है, आपके सिलेबस में है लेक्चरर के, ठीक है। तो कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, कैसा होगा, यूनिक होगा, क्या होगा। एक तरीका तो इसका है कि लैग्रांज फॉर्म सॉल्व करें फिर सॉल्यूशन निकालें, या एक तरीका ऐसा है, ठीक है। देखो इसके कोएफिशिएंट को हम पी बोल देंगे, ठीक है। ये आपका p जो है 2 है, y को कोएफिशिएंट को q बोल देंगे, और ये जो है इस बच्चे को हम u बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ना आपको जो लाइन दे रखी है ना इसे कर्व बोलते हैं, इनिशियल कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना p अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी, ठीक है, इसे मैं एक्स नॉट बोल दूंगा, इक्वल्स टू, अगर नॉट इक्वल टू आ जाएगा q डी वाई नॉट अपॉन डी टू, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो यूनिक बनता है, क्या बनता है, यूनिक, ठीक है। इसे करवा देता हूँ मैं। और अगर p अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी इज इक्वल आ गया q अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी, और इक्वल आ गया r अपॉन डी यू, मतलब इस प्रकार से आपको u भी कर्व दिया होगा डी यू नॉट बाई डी टी के, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी का नो सॉल्यूशन का केस कब बनता है, अगर p अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी की जो वैल्यू है q अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी के बराबर तो आ जाए, लेकिन नॉट इक्वल आ जाए, ये u बोलेंगे, इसे r ना बोल के u अपॉन डी यू नॉट बाई डी टी। इस बार u नॉट दे रखा था इसलिए u ले लिया, अगर कहीं पर r होगा तो फिर r लेना पड़ेगा, ठीक है, या z होगा तो z लेना पड़ेगा। तो p तो आपका 2 है, 2 आ जाएगा डेट डी एक्स नॉट बाई डी टी। देखो इनिशियल कर्व है ना यहाँ पर, ये जो कर्व है इसमें x को आपको t मानना पड़ेगा, तो डी एक्स नॉट बाई डी टी, तो एक्स नॉट ऐसे एक्स नॉट बोलते हैं, ठीक है। 3x माइनस 2 है ना, तो x को t माना, ठीक है। तो 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और वाई नॉट यहाँ से निकलेगा क्योंकि मैंने x को 2t माना, तो 3x माइनस 2y में ना जो y की वैल्यू आएगी 3t माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y की जो वैल्यू है 3t/2 हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव करो तो q की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 3/2 हो जाएगा, ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, और डी यू आपका 5 है और ये 0 है तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट जो आएगा 2 इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/0, मतलब इन्फिनिटी के बराबर नहीं आएगा। तो ये किसका केस बन जाएगा, नो सॉल्यूशन का। तो इस तरह से सारे तरह के सवाल करने हैं कॉची प्रॉब्लम के, यूनिकनेस या इन्फाइनाइट या मैनी इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का सवाल एग्जाम में आएगा, तो आपको इसी पैटर्न से करना है, ठीक है। बाकी आगे वीडियोस में भी मैं आपको इस तरह के सवाल करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 147 है, ये कह रहा है टू सॉल्व द एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। अगर एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है ना, तो कितने इसमें आपको
आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने आर्टिफिशियल जो वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे, इस पर आपको 2 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर 143 का सी, ठीक है। तो इक्वलिटी है, इक्वलिटी में चेंज करना पड़ेगा तो 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 2, ठीक है। बाद 148 देखेंगे, जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आइटा अपॉन जेड प्लस आइटा की जो वैल्यू है 1, देखो जब भी आप ये देखना जेड माइनस जेड 1 और अपॉन जेड प्लस या माइनस कुछ भी हो जेड 2, इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर होती है ना, तो ये जो बनता है लोकस जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर 1 के अलावा कुछ भी होगा तो सर्कल बनेगा, लेकिन अगर इक्वल्स टू 1 हो जाए तो कैसा लोकस बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ये कह रहा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4, मीन जो है 5 ऑब्जर्वेशन का 4 है, वेरिएंस जो है 5/2 है। तो कह रहा है अगर आपको 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो आपको 2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि हम लॉन्ग मेथड से करें कि एक्स पहले मीन निकालें x3 x4 लेकर, फिर लॉन्ग मेथड से, इसका बहुत लंबा मेथड होता है, क्लास 11 में आपने करा होगा, या अगर आप 11th क्लास को पढ़ाते होंगे तो आपने करा होगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि हम हिट एंड ट्रायल ही लगा देते हैं, ठीक है। आप चेक करना इन ऑप्शन में से किससे आपका मीन क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। और अगर मीन में टाई हो जाए फिर आप वेरिएंस निकालना, 3 आपको दे रखे हैं, 2 को लेके ना वेरिएंस निकालना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फ्रेंड को भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे इसको भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। अगर नहीं तो होने का सवाल ही नहीं होता, ये सवाल ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 150th क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कह रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द कर्व टचिंग द वाई एक्सिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ द कर्व जो वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो वो कैसी होगी, लीनियर होगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या लीनियर होगी सेकंड ऑर्डर, या नॉन लीनियर होगी फर्स्ट ऑर्डर, या नॉन लीनियर होगी नहीं, ये मोर देन नंबर। तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था कि जब ये वाई एक्सिस को टच करती है जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है, ये मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और dy/dx इक्वल्स टू 0। सवाल मैंने पहले ही आपको करवाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बनती है इसकी, ठीक है। ऊपर आप देख लेना, ये 130 के आसपास का क्वेश्चन है या 140 से पहले का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि y जो है dy/dx से मल्टीप्लाई हो जाए, जब भी 2 डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो ये ऐसी इक्वेशन बनती है नॉन लीनियर। और ये नॉन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है 1 है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके आज के 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, मतलब पेपर मॉक टेस्ट फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया। मॉक टेस्ट फर्स्ट के 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और मैंने जानबूझ के पेपर 2 के कुछ सवाल खुद से सॉल्व नहीं करे ताकि आप खुद से सवाल लगाएं, और ठीक है सॉल्यूशन देख के आंसर ना करें, खुद से करने की कोशिश करें। तो आप उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही रखते हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।